हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें। अक्सर जिनके साथ हम हमदर्दी करते हैं, उनके साथ खैर व भलाई का मामला करते हैं, वही आस्तीन के सांप निकलते हैं। हमें सबसे ज़्यादा नुकसान ऐसे ही लोगों से पहुंचता है जो पहले तो मासूम और लाचार बनकर हमारी ज़िंदगियों में शामिल होते हैं, फिर वही घर के भेदी होकर लंका ढाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मैंने घर के काम काज से अभी फारिग ही हुई थी, तभी घर का दरवाजा बजा तो मेरी नज़र घड़ी पर गई। दोपहर के 2 बज रहे थे। इस वक्त कौन आया होगा, यही सोचते मैंने दरवाजे की दस्तक एहतियात से पीछे की। जब ये सोचते हुए मैं दरवाजे तक गई, एहतियात से मैंने दरवाजा खोलने से पहले खिड़की से झांक कर देखा कि कौन हो सकता है। इस वक्त जब देखा तो हैरान रह गई। मेरा 14 साला देवर दरवाजे पर खड़ा था। काफी पहले मैंने उसे देखा था, आज बहुत अरसे के बाद मैं उसे देख रही थी। जब से मैंने ससुराल छोड़ा था, मेरा इन लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा था। हर किस्म का ताल्लुक खत्म हो चुका था और मैं इनकी तरफ से हमारे घर आता ना कोई, ना ही मैं वहां जाया करती थी। लेकिन आज अचानक देवर के आने पर मुझे तशवीश हुई थी। आज अचानक से मेरा देवर मेरे दरवाजे पर क्यों आया था? किस मकसद के लिए आया था? दिल में अजीब-अजीब तरह के सवाल आ रहे थे। अब पता नहीं कौन-सी नई बात बताने आया था। मिलने तो हरगिज़ नहीं आया था, ये बात तो मैं जानती ही थी। वो ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगा। इस दरवाज़ा बजाने में अब एकदम शिद्दत आ गई थी। मैंने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोल दिया। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, जून की तपती दोपहर थी और दरवाज़ा खोलते ही वो अंदर आ गया। उसकी आँखें सुर्ख हो चुकी थीं। नीम व आँखें थीं, जैसे बहुत रोकर आया हो और शदीद परेशानी की कैफियत में हो। इसकी ऐसी हालत देखकर मैं परेशान हो गई और पूछा कि क्या बात है ज़ीशान, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? तुमने ये क्या हाल बना रखा है? वो एकदम ही फूट-फूट कर रोने लगा। उसका रोना देखकर मैं घबरा गई। मुझे किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ और तभी मैं फ़ौरन अपनी सास के आनंद के बारे में अपने देवर से पूछने लगी। मेरी सास की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए पहला ख़्याल मुझे उन्हीं का आया। शायद इन्हें कुछ हो गया है, जो देवर इस तरह आज उसकी हालत है। उसके रोने में शिद्दत आ रही थी। मेरी सास का दिल मरीज़ा भी थी और काफ़ी अरसे से बिस्तर पर पड़ी थी। मुझे गुमान हुआ कि शायद उन्हें कुछ हुआ है। मैंने दोबारा सास के मुतालिक पूछा, लेकिन ज़ीशान ने किसी बात का कोई जवाब ना दिया था। मुझे कुछ भी बताने की बजाय वो बेचारा रोया चला जा रहा था। उसकी हालत ने मुझे परेशान कर दिया था। आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई थी जो वो इस तरह रोए जा रहा था? काफ़ी देर के बाद जब वो खामोश हुआ तो मैंने पानी का गिलास उसे दिया और कहा, बताओ ज़ीशान, आखिर क्या हुआ है? इस तरह रो क्यों रहे हो? घर पर सब ठीक तो है ना? अम्मा तो ठीक है ना? तुम आज अचानक इस तरह हमारे घर कैसे आए हो? सब खैर तो है ना? कुछ बताओ तो सही। अम्मा से नाराज़गी मेरी हालत कैसे सही कर सकती है? परेशानी से मेरी हालत ख़राब हो गई थी और वो था कि खुद बता ही नहीं रहा था। काफ़ी देर बाद उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया कि ऐसा भी हो सकता है। अगर वो इस कदर रो रहा था, तो मुझे यही लगा था कि उसने मज़ाक किया है, मगर नहीं, वो सच कह रहा था। ज़ीशान शुरू से ही बहुत शरारती था। हर वक़्त किसी न किसी मीटिंग में तो बिज़ी रहता था। ज़ीशान शुरू से ही बहुत शरारती था। जब मज़ाक करता तो ऐसे ही तंग करता और बहुत से ऐसे मज़ाक भी करता जो उसके लिए मज़ाक होते लेकिन हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाया करते। जब मेरी शादी हुई थी तो वो सिर्फ़ 12 साल का था और मैं बहुत बचपना देखती थी उसमें। शरारती तो अब हो गई होगी। वो बहुत कुंज़ेन भी था। शादी के 3 महीने बाद ही मैं अलग हो गई थी और आज जब मैंने उसे देखा तो वो 14 साल का एक लंबा जवान लड़का था। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये वही ज़ीशान है। अब तो चेहरे से काफ़ी संजीदा था मालूम होता। फिर वो ऐसा मज़ाक कैसे कर सकता था? यही बात यकीनन सच थी जो उसने मुझे बताई थी। मगर ना इसे क्या पड़ी है, जो वो ऐसी बात यूँ आकर अचानक कह सकता, सुनाता मुझे, मगर ना जाने क्यों मुझे यकीन नहीं आ रहा था। उसने बताया था कि मेरी सास ने उसे गुस्से में घर से निकल जाने के लिए कह दिया है। उसकी किसी शरारत पर उसे गुस्सा नहीं हुई कि घर ही में बेदखल कर दिया। अब वो कभी पलटकर अपने घर नहीं जाएगा। ये बात वाक़ई बहुत हैरानकुन थी। मेरी सास तो यकीनन इस सब से एग्री नहीं करती। वो ज़ीशान पर बहुत मेहनत करती। वो उनका छोटा लाडला बेटा था, कभी उस पर गुस्सा ना होती। फिर कैसे वो उसे घर से निकाल सकती थी? इतना बड़ा फैसला कैसे कोई उसके हक में ले सकता? ज़ीशान ने बताया कि बड़ी आपा ने मुदस्सिर को बहुत प्यार से, जैसे ही ज़ीशान ने बताया, बड़ी आपा ने अम्मा से बहुत उल्टी-सीधी मेरी शिकायतें की हैं। मेरे खिलाफ अम्मा के कान भरे हैं और अम्मा ने मेरी बात सुने बगैर आपा की बात सुनकर ही मुझे मार-पीट कर घर से निकाल दिया है। बड़ी आपा के ज़िक्र पर मैंने सर पकड़ लिया था। पता नहीं क्यों वो हम सबकी ज़िंदगियों में ज़हर घोलने को तैयार बैठी रहती थी। हर वक़्त कोई ना कोई नया हंगामा खड़ा करके रखती थी। मैं तो गैर थी, लेकिन उन्होंने तो अपने भाइयों की भी फ़िक्र नहीं की थी। ज़ीशान की बात सुनकर मुझे बहुत अफ़सोस हुआ था। बड़ी आपा की फ़ितरत ही ऐसी थी, आग लगाने वाली। ना खुद चैन से रहती, ना किसी दूसरे को सुकून का साँस लेने देती। मैं भी तो इस वजह से ही घर से अलग, कैसे मैं अलग घर में रह रही थी। इनका बस चलता तो शादी से पहले ही मेरे दिन
मेरे और शौहर की तलाक करवा देती। वो तो मैंने अक्लमंदी से काम लिया और अवैस को लेकर अलग हो गई थी, वरना आपा आपा तो कभी मेरा घर ना बसने देती। वापस को मुझे अवैस के खिलाफ करने बहुत कोशिश कर रही थी। अवैस ने मुझे अपनी पसंद से शादी की थी। यही बात आपा की नज़रों में खटकती। वो शायद शादीशुदा होने के बावजूद भी हमारे साथ हमारे घर में ही रहती थी। उन्होंने हमारा जीना दोभर कर दिया था। हर बात पर यही ताना देती कि इनका शौहर इनका ख्याल नहीं रखता और अवैस मुझ पर जान निसार करते हैं। इसी हसद ने इन्हें मेरा घर उजाड़ने पर उकसाया। लेकिन अल्लाह ने मुझ पर अपना करम किया और उसकी करनी ऐसी हुई कि मैं इनकी हसद आग जलने से बच गई। दरअसल आपा का शौहर निकम्मा और कामचोर था। कोई काम धंधा तो करता नहीं था। उसके पास आपा की ख्वाहिशात तो ज़रूर और ज़रूरियात भी पूरी करने के काबिल नहीं था। अब ऐसे ही आपा के और इनके शौहर का खर्चा उठाया करते थे। उनकी हर ख्वाहिश मेरे शौहर ने ही पूरी की थी। और शादी के बाद ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई थी कि मेरा शौहर अपनी शादीशुदा बहन और उसके शौहर को भी पा पाले, खर्च दे। चलो ये तो ठीक था, लेकिन आपा की बेजा फजूल ख्वाहिशात को पूरा करना मुझे मुनासिब नहीं लगता था कि मेरे शौहर की मेहनत की कमाई को यूं ऐश में उड़ाया जाए। अब वह सुबह से शाम तक नौकरी करते और आपा का शौहर सारा दिन घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ता और आपा से मिलकर मेरी सास को मेरे खिलाफ भड़काता रहता। इसी वजह से रोज रोज घर में फसाद होते रहते थे। लड़ाई झगड़े अरूज पर रहते थे। स्कूल नाम की शय गारत होकर रख और फिर मैंने ही अवैस को समझाया कि हम अलग हो जाते हैं, अपना हिस्सा ले लो। पापा के शौहर भी अपनी जिम्मेदारी को समझे और इस काबिल हो सके और मजीद इन झगड़ों से भी बचा जा सके। हम शादी के बाद तीसरे महीने में ही अलग हो गए थे। अलग होने के बावजूद भी अवैस अपनी अम्मा और जिशान का खर्चा उठा रहे थे। माहाना की आमदन में से कुछ रकम इन्हें भी भिजवा दिया करते थे, लेकिन हम भी मेरी सास बहुत खफा थी हमसे। इन्हें अलग रहा था कि ये सब कुछ सोची समझी साजिश की वजह से हुआ है। मैंने जानबूझकर अवैस को इनसे 2 बार कहा कि अपने बेटे को इनसे दूर कर। पापा को अलग आग लगी थी। इनका खर्चा पानी जो बंद हो गया था। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत जो हो गई थी इन्हें। एक दिन आपा मेरे घर आकर खुद हंगामा खड़ा किया। बहुत सारी बातें सुनाई बहुत सारी बातें सुनाकर गई थी। उस दिन के बाद से ना ही मैंने कभी अपने ससुराल जाना ज़रूरी समझा और ना ही उन लोगों से कोई ताल्लुक रखा था। अब ऐसने भी सख्ती से आपा से कह दिया था कि अब वो कभी हमारे घर नहीं आएंगी, लेकिन आपा से ताल्लुक तोड़ने का नतीजा ये निकला कि मेरी सास ने भी मुझसे मुंह फेर लिया और कभी जिशान को हमारे घर ना आने दिया। ये मुकम्मल तौर पर बाइकाट कर दिया। इसी तरह लिए मैं आज तकरीबन पूरे 2 साल बाद जिशान को देख रही थी, वो भी इस हाल में। मुझे मगर जिस तरह जिशान भरी दोपहर में उसका हमारे घर आना कुछ अजीब बात थी और जो वजह उसने बताई थी, वो सुनकर वाक़ई मुझे बहुत अफ़सोस हुआ था। मेरी सास को इस तरह नहीं करना चाहिए था। बहनें तो भाइयों पर जान निछावर करती हैं और आपा थी कि अपने भाइयों की खुशियाँ ही छीनने पर तुल गई थी। और तो और पहले एक भाई को घर से अलग करने पर मजबूर कर दिया और फिर दूसरे भाई को भी घर से बेदखल करवा दिया, सिर्फ़ इसलिए कि इनका शौहर इन्हें किसी खुशी नहीं दे सकता। मैंने किस तरह के लोग थे ये? एक भाई को घर से बेदखल करवा दिया था, सिर्फ़ इसलिए कि इनका शौहर कोई खुशी नहीं दे पाया था इन्हें। मैंने ज़ीशान से पूछा, आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी जो अम्मा ने तुम्हारी बात भी नहीं सुनी और घर से निकाल दिया? कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो इतना बड़ा फैसला कर लिया उन्होंने। ज़ीशान बिल हल्का सा मुस्कुराया कहने लगा, भाभी आपको जो भी इस घर पे छोड़ना है, आप बताएं। ये ये क्या ये लेके जा रहे हो? उसने मुझसे ऐसा सवाल किया कि अब बताएं, आपको भी तो उस घर को छोड़ना पड़ा था ना। आप बताएं, आपने क्या गुनाह किया था? फिर वही बड़ी आपा ने आपका जीना मुश्किल कर दिया था ना। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं भी हालात का मारा हूँ, यहाँ आन पहुँचा हूँ। वो खुद अपने शौहर के साथ हमारे घर में बस गई हैं और नहीं चाहती कि हम में से कोई भी उनके साथ रहे। हम में से कोई उनकी औलाद में नहीं है। अम्मा के घर पर कब्जा करना चाहती हैं आपा, सिर्फ अपनी ही हुक्मरानी चाहती हैं। वो चाहती हैं कि मैं और भाई इनके गुलाम बन जाए और अपने शौहर के साथ अय्याशी करें और कोई रोक टोक करने वाला ना हो। जिशान की बात सुनकर मेरी आंखें हैरत से फैल गई थी। मैंने सोचा तो था ही नहीं आपा का ऐसा कोई मकसद होगा। मुझे तो बस यही लगा था कि इनकी आदत ही लड़ाकी है, झगड़े वाली करने। मगर ज़ीशान की बात सुनकर मेरी सोच में पड़ जाना ज़रूरी था। ज़ीशान ने मुझसे कहा कि भाभी मैंने तो आपा को सिर्फ यही कहा था कि इस घर में मेरा और अवैस भाई का भी हिस्सा है। और मेरी बात बर्दाश्त ना हुई उनसे। उन्होंने अम्मा से मेरी ऐसी शिकायतें लगाई कि मुझे इस घर से निकाल दिया गया। जब भी जब पापा को मेरी बात ही बर्दाश्त नहीं थी तो उन्होंने अम्मा से मुझे घर से निकाल देने का कहा और मेरी एक भी ना सुनी। मुझे मेरी सफाई में कुछ कहने ना दिया। अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। आप मुझे अपने घर में ही रख लें, मुझे अपने कमरे में रख लें और मेरी बड़ी उम्मीद है। उन्होंने तो मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने भी ना दिया। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। आप मुझे अपने घर में रख लें, मेरी बड़ी उम्मीद से यहाँ आया हूँ। मैं आपकी बहुत खिदमत करूँगा, घर के सारे काम भी कर दिया करूँगा, आपका सौदा सल्प भी ला दिया करूँगा। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बस मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दे दें।
मैंने परेशानी से कंधे पर हाथ रखा और कहा, ज़ीशान, परेशान होने की बात नहीं है, तुम आराम से यहाँ रह सकते हो। शाम को तुम्हारे भाई आएँगे, तो खुद मैं उनसे बात करूँगी। अगर अम्मा ने तुम्हें घर से निकाल सकती हैं, ऐसा कर सकती हैं वो? ज़ीशान ने फ़ौरन इनकार में सर हिलाया और कहने लगा, अम्मा से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर अम्मा मुझे बुलाएँगी भी तो मैं नहीं जाऊँगा। मैं भी नहीं जाऊँगा। मैं चाहता हूँ। ज़ीशान ने जैसे ही नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगा, अम्मा से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर अम्मा ने मुझे बुलाया भी तो मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। मैं जानता हूँ आपा कभी मुझे सुकून से नहीं रहने देंगी। वो फिर मुझे बेइज़्ज़त करवाकर घर से निकलवाने का कोई ना कोई मौका ढूँढ लेंगी। मैं नहीं चाहता कि कोई भी वहाँ सुकून से रहे। ज़ीशान ने दोबारा रोना शुरू कर दिया। मैं परेशान हो गई, बड़ी मुश्किल से उसे चुप करवाया। घर में कोई एक्स्ट्रा रूम नहीं था। बस मेरा कमरा था और एक छोटा-सा ड्राइंग रूम था। ये 2 ही कमरों का घर था। वैसे भी हम बस 2 ही तो लोग थे, तो इसी हिसाब से घर भी किया था। इसमें मैंने ज़ीशान से कहा कि तुम ड्राइंग रूम के सोफ़े पर आराम कर लो। वो बेचारा बगैर जूतों चूँ चुरा के बगैर सोफ़े पर जाकर लेट गया और रोता रहा। उसका रोना अभी तक बंद नहीं हो रहा था। मैंने भी उसे रोने दिया कि शायद इस तरह उसका वो दिल का गुबार हल्का हो जाए और शाम तक वो वापस लौट जाए अपने घर। आखिर को उसकी माँ कब तक उसे यूँ नाराज़ रहने देती? मुझे उसकी हालत देखकर परेशानी हुई थी। मुझे उस पर बहुत तरस आया था। अपनी बहन की वज़ह से बेचारा किस हाल में पहुँच गया था। मैं तो सोच-सोच कर हैरान थी, लेकिन शाम को जब अवैस घर आए, तो उनका समझाया भी बेसुध रहा। ज़ीशान ने साफ कह दिया कि वो घर नहीं जाएगा। अगर हम उसे नहीं रखेंगे तो वो किसी सड़क पर जाकर बसेरा कर लेगा। उसकी ज़हनी हालत को देखते हुए अवैस ने फैसला किया कि ज़ीशान हमारे साथ ही रहेगा और जब तक उसकी हालत ठीक हो जाएगी तो फिर वो अम्मा के पास बात करके इसी मसले का हल वहाँ पर सेट करवा लेगा। ज़रूर, लेकिन ये सुनकर वो कुछ ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि एक तो एक्स्ट्रा कमरा कोई खाली नहीं था और फिर घर में एक ही बाथरूम था जो मेरे कमरे के साथ अटैच था। ज़ियान को भी वही इस्तेमाल करना पड़ता और इसके लिए इसे मेरे कमरे में आना होता। बस यही सोचकर परेशान सी थी। मैंने दबे-दबे लफ्ज़ों में अवैस को समझाने की कोशिश की, मगर मेरी बात सुनकर अवैस ने अजीब नज़रों से मुझे देखा और कहने लगे, कुछ ही दिनों की बात है। थोड़ा सब्र कर लो। मेरा एक ही तो छोटा भाई है और उसकी ज़हनी हालत कैसी है तुम जानती हो। अगर मैंने उसे यहाँ से जाने दिया तो वो कुछ उल्टा-सीधा कर बैठेगा। अम्मा पहले ही इसके साथ इतनी ज़्यादती कर चुकी हैं, उसका दिल पहले ही बहुत दुखा हुआ है। अब मैं उसे कुछ कह दूँगा, तो वो उसका दिल मज़ीद दुख जाएगा। इसलिए अभी खामोशी इख्तियार करो, फिर निकालते हैं कोई हल। अवैस के सर्द रवैये को महसूस करते हुए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली और दुआ करने लगी कि ज़ीशान के यहाँ आने से पहले मसाइल हल हो जाएँ। बहुत अरसे बाद वो अपने भाई से मिले थे, इसलिए इनका खून जोश मार रहा था। इन्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही थी और फिलवक़्त मैंने खामोशी इख्तियार की। अगले दिन अवैस काम पर चले गए और ज़ीशान घर पर ही रहा। वो काफ़ी घर के कामों में मेरी बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। सौदा सल्फ़ भी ले आया था, उसके आने से मुझे आसानी हो गई थी, वरना मुझे खुद जाकर सौदा सल्फ़ लाना पड़ता था। वो जी भाभी कहता थक नहीं रहा था और मैं सोच रही थी कि बिला वजह मैं इसे आने से परेशान हुई हूँ। इसका आना तो मेरे लिए बाइसे रहमत हो गया। मेरे सारे बाहर के काम वो कर दिया करते। वो तो अभी छोटा-सा बच्चा था, जिसे मैं छोड़कर आई थी। वो अपनी ज़ुबान से भाई-भाभी कहते ना थक रहा था। पहला दिन बहुत अच्छा गुज़रा। शाम को अवैस ने आते ही मुझसे पूछा कि कोई परेशानी तो नहीं हुई? तो मैंने खुशी-खुशी उन्हें बताया कि नहीं, कोई परेशानी, कोई मसला नहीं हुआ, सब ठीक है। वो भी ये सुनकर मुतमईन हो गए और कहने लगे कि अम्मा के घर जाऊँगा और बात करूँगा। आखिर अम्मा किस बात से, कैसे ज़ीशान को घर से निकाल सकती हैं और ये इनका रवैया ठीक नहीं है। ज़ीशान किसी काम से हमारे कमरे के दरवाज़े पर आया, उसने अवैस की बात सुन ली और नम लहजे में कहने लगा, भाई मैं आपको मना किया था ना, आप घर नहीं जाएँगे और ना ही अम्मा से बात करेंगे। बल्कि अम्मा को ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ। फ़िज़ूल में यहाँ आकर हंगामा खड़ा कर देंगी। ज़ीशान बहुत ज़्यादा जज़्बाती हो गया था। अवैस उससे गले लगाया और समझाने लगे कि ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं अम्मा को कुछ नहीं बताऊँगा। दिन पर दिन गुज़रने लगे और ज़ीशान को हमारे घर आकर हफ़्ता हो गया था। ठीक था सब कुछ। हफ़्ते बाद फिर भी अवैस ने स्कूल जाना शुरू कर दिया और यूनिफ़ॉर्म भी हमारे घर पर ही स्कूल जाना शुरू किया। एक दिन वो दोपहर के वक़्त अपने 4 दोस्तों को घर लेकर आया। छोटे से कमरे में उसके दोस्तों के आने से खूब हंगामा हो रहा था। मुझे परेशानी हो रही थी, ये सोने का वक़्त था मेरे और जब से ज़ीशान हमारे घर आया था, मेरी दोपहर की नींद ख़त्म होकर रह गई थी। ज़ीशान के दोस्त कुछ देर बाद वापस चले गए, तो मैंने उसे सख्ती से कहा कि आज के बाद अपने दोस्तों को यहाँ मत लाया करना। ये सब जवान लड़के हैं, इन्हें घर के बाहर रखो, यही बेहतर है। अच्छा नहीं लगता इनका रोज़-रोज़ यहाँ आना। मेरी बात सुनकर ज़ीशान ने सर झुका लिया और कहने लगा, भाभी दरअसल मैं काफ़ी दिनों से छुट्टियों के बाद स्कूल गया था, तो बहुत सारा काम जमा हो गया था। बस इसीलिए इनको घर लेकर आया था। इनसे मिलकर मेरा 1 हफ़्ते का काम मुकम्मल करवाया है और आज के बाद इनमें से कोई भी यहाँ नहीं आएगा, आप परेशान ना हो। इसकी बात सुनकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। वो बेचारा
अपनी मजबूरी में नहीं घर लाया था और मैंने इसे बहुत बुरा वाला कह सुनाया था। मुझे दिल ही दिल में पछतावा होने लगा कि कहीं वो मेरे बारे में कोई गलत राय कायम ना कर ले। और अब ये समझे ना कि मुझे उसका हमारे घर में रहना अलग बुरा लग रहा है, जबकि वो हर तरह से मेरी खिदमत कर रहा था। वो अपनी बात का पक्का निकला था। उस दिन के बाद से उसने कोई दोस्त हमारे घर नहीं आया था। वो सुबह स्कूल जाता, दोपहर को घर आता और फिर सारा दिन पढ़ाई में लगा रहता, या फिर मेरे साथ घर के काम करवाता। मुझे इससे बहुत मोहब्बत हो गई थी। उसने एक दो दफा भी पलटकर वापस अपने घर जाने का नाम नहीं लिया था। बड़े ही सब्र से गुजारा कर रहा था। कई दफा अवैस ने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो रोना शुरू कर देता और फिर अवैस ने भी उसके बारे में बात करनी छोड़ दी थी। हैरत की बात तो ये थी कि ना ही मेरी सास ने उसे ढूंढा था और ना ही किसी ने उसके बारे में हमसे कोई मालूमात ली थी। बात मेरे लिए बहुत हैरानकुन थी ये कि अम्मा होकर भी मेरी सास इस कदर लापरवाह हो सकती हैं। आखिर को सगा बेटा था, कैसे बेखबर रह रही थी। शायद सच में अम्मा आपा की बातों में आ गई थी और इन्हें पर ज़िशान का कोई फ़िक्र नहीं रही थी। इसीलिए तो ज़िशान भी वापस लौटना नहीं चाहता था। शादी के 2 साल गुज़र जाने के बावजूद भी मैं बेऔलाद थी और ज़िशान के आने से ना सिर्फ़ घर में रौनक हो गई थी, बल्कि मैं उसे अपने बच्चों की तरह प्यार कर रही थी। उसकी छोटी से छोटी चीज़ों का भी ख़्याल रखने लगी थी। वो भला बिना झिझक मेरे कमरे में आ जाता और फिर मेरे बेड पर बैठकर बातें करता, घर के कामों में हाथ बटाता, लेकिन जब भी मैं अपनी सास के नंद का ज़िक्र करती, तो उसके चेहरे का रंग बदल जाता और वो नाराज़ हो जाता। वो इन सब से बहुत खफ़ा नज़र आता था। ज़िशान को हमारे साथ रहते-रहते तीसरा महीना हो गया था और ये बात मुझे बहुत खटक रही थी कि एक दफ़ा भी मेरी सास ने इसके बारे में मालूमात नहीं ली। ये नहीं जानना चाहा कि इनका जवान बेटा कहाँ चला गया है। मैंने अवैस से भी पूछा कि अम्मा का कोई फ़ोन आया था? क्या ज़ीशान को लेकर कोई बात की हुई उन्होंने? अवैस कहते कि नहीं, अम्मा का कोई फ़ोन नहीं आया था। मैं गया भी तो अम्मा ने ज़ीशान का कोई ज़िक्र ना किया और ज़ीशान की कसम की वजह से मैंने भी उसका नाम ना लिया। बड़ी हैरानी वाली बात थी कि एक माँ अपने बेटे के बारे में फ़िक्रमंद ना हो और बेटा भी वो जो महज़ 14 साल का हो। कुछ दिन और गुज़रे और फिर अवैस ने बताया कि इन्हें दफ़्तर के काम से दूसरे शहर जाना होगा। उनकी नौकरी ही ऐसी थी कि अक्सर ही महीने में 2 महीने बाद इन्हें शहर से जाना पड़ता था और फिर पूरे 1 हफ्ते बाद लौट कर आते थे। इस दफ़ा भी अवैस के आने के बाद वो पहली दफ़ा दूसरे शहर जा रहे थे। हमेशा इनके जाने से मैं परेशान हो जाती थी। अकेले घर में रहना मुझे बहुत मुश्किल लगता था, मगर इस दफ़ा मैं बहुत खुश थी और मैंने कहा, परेशान ना हो, मैं अब अकेली नहीं हूँ, ज़ीशान मेरे साथ है, मेरा ख़्याल रखता है, घर के छोटे-बड़े काम भी करवा देता है, मुझे बाज़ार तक जाने नहीं देता। आपके जाने के बाद मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, आप बेफ़िक्र होकर जाएँ। अवैस मुझे और ज़ीशान को छोड़कर दूसरे शहर निकल गया और 1 हफ्ते तक मुझे ज़ीशान के साथ रहना था। अवैस के जाने के बाद मैंने ज़ीशान के रुपए में कुछ तब्दीली देखी। उसका रवैया बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कनखियों से मेरा जायज़ा ले रहा हो, मगर ऐसा क्यों होता? वो तो इतने अरसे से मेरे साथ था और कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर आधी रात को उठकर मेरे कमरे में चला आया और कहने लगा, "भाभी, मुझे भाई की गैर मौजूदगी में खौफ़ महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बजा रहा हो। क्या मैं आपके कमरे में आराम कर लूँ?" ना चाहते हुए भी मुझे इजाज़त देना पड़ी और वो मेरे कमरे में ही सोफ़े पर लेटकर सो गया। उसकी मौजूदगी की वज़ह से मुझे भी बहुत देर बाद नींद आई, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे बिस्तर में साथ में बंधी हुई थी। मेरा देवर कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैंने परेशानी के आलम में उसे आवाज़ लगाना शुरू की, लेकिन उसकी कोई आवाज़ नहीं आई। तरह-तरह के वहम मुझे सता रहे थे। ये खौफ़ हो रहा था कि कहीं वाक़ई कोई चोर तो नहीं आ गए। रात वो कह रहा था कि ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बजने की आवाज़ आ रही है। पता नहीं क्या बात हो गई थी अब, कहीं वाक़ई तो कोई हमारे घर में घुसकर नहीं आ गया था। काफ़ी देर आवाज़ लगाने के बाद ज़ीशान की कोई आवाज़ ना आई थी। मैं रोने लगी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाथ-पाँव मज़बूती से बंधे हुए थे। मैं चाहकर भी खुद को आज़ाद नहीं करवा सकती थी। बहुत वक़्त धीरे-धीरे गुज़र रहा था। मेरे लिए साँस लेना मुश्किल हो गया था। मुझे तो ज़ीशान की फ़िक्र भी सता रही थी। वो मेरी ज़िम्मेदारी था, उसका भाई उसे मेरे भरोसे छोड़कर गया था। बंधे-बंधे मेरी हालत ख़राब होने लगी थी और फिर एक वक़्त ऐसा आया कि मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो 5 घंटे गुज़र चुके थे। मेरा देवर मेरे पास आया और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसने मुझे खोला और रोते हुए कहने लगा, "भाभी, रात को चोर घुस आए थे। उन्होंने मुझे दूसरे कमरे में बाँध दिया था। मेरा मुँह भी बंधा हुआ था। वो लोग चोरी करके चले गए और मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को आज़ाद करवाया। बहुत मुश्किल से खुद को बचा पाया हूँ। ज़ीशान ने मुझे खोल दिया था और मैं उसके गले लगकर रोने लगी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब कैसे हो गया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हमारे घर में कोई चोर आया हो। ना ही कोई ऐसी जगह थी जहाँ से चोर घुसकर आ सकता था। इतना छोटा-सा तो घर था और पूरी तरह ग्रिल्स लगे हुए थे। तो फिर ये सब कैसे हो गया था? मैंने फ़ौरन अवैस को फ़ोन मिलाया और सारी बात बता दी। पूरा घर उल्टा हुआ था। अवैस ने पुलिस को इत्तला करने को कहा था। मैंने पुलिस को भी बुलवाया। उन्होंने अच्छी तरह जायज़ा लिया और उनका भी यही कहना था कि चोरों के आने की कोई जगह नहीं है। शायद घर का दरवाज़ा खुला रह गया था। मैंने बहुत दिमाग पर ज़ोर डाला, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैंने खुद दरवाज़े को अंदर से लॉक किया था। फिर ये सब कुछ कैसे हुआ था? घर से काफ़ी सामान गायब था। मेरा ज़ेवर, रुपया, पैसा,
बहुत कुछ था जो लुट गया था। पता नहीं कैसे मेरी सास तक इत्तला पहुँच गई थी, वो भी चली आई थी और आकर उन्होंने मुझे भी बुरा-भला कहा था। वो ज़ीशान को गले लगाकर खूब रोई और कहने लगी, "चल मेरे बेटे, तू यहाँ क्यों चुप कर बैठा है? मैंने तुझे कहाँ-कहाँ तलाश नहीं किया, अब मेरे साथ चल।" साथ की बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई। उन्होंने एक दफ़ा भी हमसे ज़ीशान के बारे में नहीं पूछा था। तो फिर उसे तलाश कब किया था? कैसे किया था? कहाँ किया था? उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि हमारे घर में चोरी हो गई है। वो तो बस हमारे ज़ख्मों पर नमक छिड़कने आई थी और फिर ज़ीशान को लेकर वापस लौट गई थी। ज़ीशान भी बगैर चूँ-चुरां किए उनके साथ चला गया था, जबकि इससे पहले वो यही कहता रहा था कि कभी वापस नहीं जाएगा। मगर आज शिकवा किए बगैर चल दिया था। अवैस दूसरे दिन ही वापस लौट आए थे। उन्हें मेरी बहुत ज़्यादा फ़िक्र सता रही थी। उन्होंने आकर हर चीज़ का जायज़ा लिया, हमारा सब कुछ लुट गया था, लेकिन जिस चीज़ ने उन्हें होश उड़ा दिए थे, वो एक फ़ाइल थी, जो अब गायब हो चुकी थी। अवैस बार-बार कह रहे थे कि मैंने यहाँ एक फ़ाइल रखी थी, वो कहाँ है? मैंने नाइल्मी में कंधे झुका दिए और कहा कि मुझे तो नहीं मालूम, आप किस फ़ाइल की बात कर रहे हैं? वो कहने लगे कि वो हमारे घर की फ़ाइल थी। अब्बा ने जाने से पहले घर की फ़ाइल मेरे हवाले की थी और कहा था कि मैं खुद सही वक़्त आने पर घर के हिस्से करके सबको दे दूँगा। लेकिन आपा की नीयत देखकर मैं रुक गया था कि ज़ीशान अभी इस काबिल नहीं है, अगर मैंने जल्दबाज़ी में हिस्से किए, तो आपा का हिस्सा भी हड़प कर जाएँगी। शायद चोर घर की फ़ाइल वो भी ले गए हैं। अवैस पुलिस स्टेशन में गए ताकि मालूमात कर सकें कि पुलिस ने क्या तहकीकात की हैं और फिर एक ऐसा सच सामने आया कि हमारे होश उड़ गए। अपने जिस देवर को मैंने बेटे की तरह पाला था, वो आस्तीन का सांप निकला था। उस रात उसने 5 घंटे मुझे बांधने के बाद चोरों के नाम पर खुद हमारे घर की तलाशी ली थी। चप्पा-चप्पा छान मारा था और जब मैं रो-रो कर बेहोश हुई, तो उसने मेरे कमरे का भी हर हिस्सा छान डाला और वो फाइल हासिल कर ली, जिसके लिए वो हमारे घर आया था। उसने आपा से बाकायदा मनसूबाबंदी करके तहत हमारे घर भेजा था और इसीलिए अम्मा ने उसे ढूँढने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो कहाँ है। वो जानती थी, उनका मकसद दरअसल वो फाइल थी, जो उनके घर के कागज़ात थे। आपा का घिनौना रूप हमारे सामने आ गया था, लेकिन हैरत तो मुझे ज़ीशान पर थी, जो आपा का सच जानते हुए भी उनका साथ दे गया था। अवैस को इस बात का बहुत सदमा पहुँचा था कि उनके बहन-भाइयों ने उनके साथ इतना धोखा दिया है। अवैस ने खुद अपनी अम्मा से कह दिया कि अब इन्हें इस घर में ना कोई हिस्सा चाहिए और ना ही किसी किस्म का ताल्लुक रखना चाहते हैं। अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया था, हमें इस घर के हिस्से की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अवैस चाहते थे कि अपने बाप की वसीयत को पूरा करके अपने बहन-भाइयों को सही वक़्त पर आने पर जायदाद तक़सीम कर दें। शायद, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंज़ूर था। आज के दौर में बहन-भाइयों का खून भी सफ़ेद हो चुका है। क्या आपने भी ऐसा कोई वाक़या अपनी आँखों से देखा है, जहाँ बहन-भाई ही एक-दूसरे के दुश्मन हो जाएँ और एक-दूसरे के खिलाफ साज़िशें करने लगें?